मैम ग्रीन। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैम रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर में ठीक है। देखो, रिलेटिव एरर का मतलब है जो मेरे पास क्या है, मीन एरर आया है यहाँ पे। जैसे ऊपर मैंने लिखा है 0.04। अगर मैं उस मीन एरर और जो मीन वैल्यू स्टार्टिंग में आई थी 10.1 सारी वैल्यूज को लेके एवरेज लिया, इन दोनों का रेशियो लेती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, रिलेटिव एरर आता है। अब क्लियर है? यस। ठीक है, और भी किसी को डाउट है? अब देखो, एरर में मैंने जब आपको बताया था तो मैंने क्या ये पॉइंट आपको बता दिया था कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए आंसर्स वन। में, कि आंसर कितने नंबर तक होना चाहिए, कितने डेसिमल नंबर तक। नहीं बताया था ना? हाँ। तो देखो, जब मैंने लास्ट क्लास में मैंने आपको एरर बताया, जैसे ये वाला केस है, ठीक है, हमने स्टार्ट किससे किया था, एक सेकंड। हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था डाटा, जैसे हमने लिया था 10.1 10, ऐसे स्टार्ट किया था हमने। तो मतलब अगर आप कोई भी नंबर उठाओ, उसमें कितने नंबर के बाद है डेसिमल, एक ही नंबर है डेसिमल के बाद, और उससे ज्यादा नहीं है। तो जो हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमने रीडिंग भी जब पॉइंट एक तक ही ली है, तो आंसर में भी सिर्फ एक ही डेसिमल होना चाहिए। जैसे अगर मैंने एवरेज निकाला तो 0.004 आ रहा है यहाँ पे, तो 0.4 नहीं लेना है, सिर्फ एक ही नंबर तक डेसिमल लेना है। तो इस केस में मैंने इसलिए नहीं करवाया था क्योंकि आंसर 0 हो रहा था। पर वैसे ध्यान रखना, जितने डेसिमल्स हम स्टार्ट करते हैं फाइनल तक उतने ही डेसिमल होने चाहिए। तो हम लोग उसे राउंड ऑफ करते जाते जो भी चीज निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम मीन जैसे राउंड ऑफ हो जाएगा, फिर रिलेटिव एरर भी राउंड ऑफ हो जाएगा, उसके बाद परसेंटेज तो राउंड ऑफ ऑलरेडी हो ही रखी है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, जितने डेसिमल से स्टार्ट करते हैं लास्ट में भी आंसर उतने डेसिमल में ही आता है। क्लियर है सबको ये पॉइंट? यस मैम। यस मैम। क्योंकि जब आपने मेजर ही 1 सेंटीमीटर तक किया है तो आप आंसर मिलीमीटर में कैसे दे सकते हो, वो गलत है। ठीक है, अब अगर मेरे पास दो नंबर्स हैं, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो उसमें एरर कैसे निकालेंगे वो स्टार्ट करते हैं। उसमें एरर निकालने के लिए मान लेते हैं कि मेरे पास ये दो नंबर्स हैं, a1 प्लस माइनस डेल्टा a1, और दूसरा नंबर है b, जो बना है b1 प्लस माइनस डेल्टा b1। और अब मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। मेरे को बताना है कि भाई a मल्टीप्लाई बाय b बता दो, उसका आंसर क्या होगा। अब जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो उसका भी कुछ ओरिजिनल पार्ट होगा जो ट्रू वैल्यू है, और कुछ एरर पार्ट होगा। अभी x क्या है और डेल्टा x क्या है। वही अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर रही हूँ तो भी कुछ x होगा और ये डेल्टा x होगा, है ना? तो इतना ध्यान रखना, जैसे हम प्लस माइनस कर रहे थे, तो जो ट्रू वैल्यू है उसमें तो वो ही करेंगे जो एक्चुअल में हमें करना है। प्लस करना है तो प्लस, माइनस करना है तो माइनस, मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई, डिवाइड करना है डिवाइड। जैसे हम पहले वाले पार्ट में अगर मेरे को मल्टीप्लाई करना है तो x हो जाएगा a1 मल्टीप्लाई बाय b1, और सेकंड वाले में x हो जाएगा मेरा a1 डिवाइड बाय b1। क्या किसी को कोई डाउट है इस पॉइंट में? नो मैम। पर अगर मेरे को एरर निकालना है तो एरर ना तो मल्टीप्लाई होगा ना डिवाइड, हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में फ्रैक्शनल एरर लेते हैं। फ्रैक्शनल एरर का मतलब जो फाइनल आंसर है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या, मतलब जो हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा था उसका एरर अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, मतलब उसका फ्रैक्शनल एरर किसके इक्वल होगा, जो दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड, उनके फ्रैक्शनल एरर के इक्वल होगा।
ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये दोनों के लिए सेम है, चाहे मल्टीप्लाई हो या डिवाइड, अलग फॉर्मूला नहीं है। पर एक्चुअल वैल्यू में मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई, डिवाइड करना है तो डिवाइड। अब अगर मैं क्या करूं, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, इधर भी कर दिया प्लस और इस साइड भी कर दिया। क्या अब मैंने फॉर्मूला गलत कर दिया क्या? कि अगर मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया उससे फॉर्मूला चेंज हो जाता है क्या? कौन बताएगा? फॉर्मूला चेंज हो जाता है अगर मैं लेफ्ट साइड और राइट साइड मल्टीप्लाई कर रही हूँ 100 से? सब ठीक है No, आज? ma'am. No, ma'am. फॉर्मूला चेंज नहीं होता है अगर मैं लेफ्ट और राइट साइड दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। और जैसे ही मैं फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, क्या बन जाता है वो? परसेंटेज एरर, है ना? तो ये लेफ्ट साइड में बन गया मेरा x की परसेंटेज एरर और राइट साइड में बन गया मेरा पहले a का एरर फिर b वाले का एरर। फॉर्मूला क्लियर है? अभी जब एग्जांपल लूंगी तब ज्यादा समझ आएगा। फॉर्मूले में डाउट है किसी को, कैसे बना, कौन सा फॉर्मूला? तो अब एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है, वोल्टेज है। यहाँ पे वोल्टेज गिवन है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट और करंट गिवन है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। ये मेरे पास गिवन है। अब मेरे को उसने बोला रेजिस्टेंस निकालो, तो रेजिस्टेंस वोल्टेज अपॉन करंट होता है, सबको पता है। वोल्टेज को मैं कैंसिल Yes, ma'am. करूंगी तो रेजिस्टेंस आ जाएगा। मतलब जो मेरा फाइनल आंसर है उसमें कुछ एक्चुअल वैल्यू होगी प्लस कुछ एरर वाली वैल्यू होगी, है ना? यही मतलब है। अब एक्चुअल वैल्यू में वही करना है जो हमें असली में करना है, मतलब डिवाइड। तो आर नॉट कैसे आएगा? वी अपॉन आई। अब कौन सी दो टर्म्स को डिवाइड करना है? जो एक्चुअल वैल्यू में। वी की एक्चुअल वैल्यू क्या है? 10. 10. वोल्टेज की एक्चुअल वैल्यू, No, 100. वोल्टेज की एक्चुअल वैल्यू 100 है और करंट की 10 है। तो डिवाइड करूंगी तो आंसर क्या आ गया? 10। और आर नॉट है तो यूनिट्स हो गई ओम। अब मेरे को क्या फाइंड करना है? डेल्टा आर नॉट। तो उसके लिए क्या करती हूँ, वही फॉर्मूला यूज करती हूँ। इसका फ्रैक्शनल एरर किसके इक्वल होगा? डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई। इसमें वैल्यू डालते हैं। डेल्टा वी की क्या वैल्यू है? 5. 5 volt. 5। तो मैंने 5 लिख दिया और नीचे 100 और डेल्टा आई में 0.2 अपॉन 10 कर दिया। अब सॉल्व करते हैं उसे, तो ये आ गया प्लस माइनस 0.05 प्लस 0.02। यहाँ तक किसी को डाउट है कि कोई भी टर्म कैसे आ रही है? No, ma'am. ठीक है। और अब मैंने कैलकुलेट कर लिया है कि आर नॉट क्या है मेरा? 10 ओम है। तो मतलब उसको मैं उधर ले जाऊं तो डेल्टा आर नॉट की क्या वैल्यू आ जाएगी? 10 मल्टीप्लाई बाय 0.07। क्या आ गया मेरे पास? प्लस माइनस 0.7। तो अब जब मैं फाइनल आंसर लिखूंगी वो क्या होगा? रेजिस्टेंस कितना हो गया? 10 ओम प्लस माइनस 0.7 ओम। क्या सबको ये पॉइंट क्लियर है? Yes, ma'am. देखो संडे को टेस्ट है तो कोशिश करो कि सारा क्लियर हो, डाउट्स मत रहने देना। अब क्या करते हैं, ऐसे ही अगर मेरे पास डिवाइड मल्टीप्लाई का क्वेश्चन होता तो मैं उसमें भी कर सकती हूँ। मान लेते हैं कि मेरे पास लेंथ दे रखी है L1 और L2 प्लस माइनस डेल्टा L2 दे रखा है 5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। अब उसने बोला है फाइंड द एरिया। एक रेक्टेंगल है, उसकी दो लेंथ दे रखी है और एरिया फाइंड करना है। तो मतलब मल्टीप्लाई करना है ना मेरे को। तो एरिया में एक ए टर्म आएगी और एक एरर वाली टर्म आएगी, है ना? तो जो मेन टर्म है वो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकलेगी। अब कौन सी दो नंबर्स में यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगी मैं? 10 and 10 एंड 5.
10 और 5 को L1 और L2 को मल्टीप्लाई करूंगी और L1 यहाँ पे 10 है और दूसरी नंबर 5 है, तो 50 आ गया। अब डेल्टा ए फाइंड करना है, तो वो करते हैं डेल्टा ए अपॉन ए, वैल्यू लिख देते हैं। डेल्टा ए की जगह क्या लिख देते हैं, डेल्टा ए रहने देते हैं। ए हमें को पता है 50 आ गया। डेल्टा L1 क्या है यहाँ पे मेरे पास, कोई और बताएगा हेमराज के अलावा, ये सब सो गए? 0.1 0.1 करेक्ट, 0.1 और L1 क्या हो गया, 10 L1 10 है। ऐसे ही सेकेंड वाली जो टर्म है उसके लिए लिख सकती हूँ 0.2 अपॉन 5। वेरी गुड। तो अब मेरे पास फिर से मैं इसको मल्टीप्लाई करके डेल्टा ए निकाल सकती हूँ। समझ आ गया ये, है ना? Yes, ma'am. yes मैम अब अगर मेरे को उसने बोला कि भाई परसेंटेज एरर निकालना था तुम्हें कि फाइनल एरिया में कितना परसेंटेज एरर आ रहा है, तो देखो परसेंटेज एरर के लिए दोनों साइड 100 चाहिए ना, Yes, ma'am. और एक्चुअल में मेरे को आंसर तो ये निकालना है जो मैंने सर्कल किया है। तो ना ए निकालने की जरूरत है ना डेल्टा ए, मेरे को बस राइट साइड में जो जो नंबर्स है उनको 100 से मल्टीप्लाई कर। तो अगर मेरे को परसेंटेज एरर चाहिए तो मैं क्या करूंगी, प्लस माइनस दिस इनटू 100 प्लस 0.2 अपॉन 5 इंटू 100। इससे क्या आ जाएगा मेरे पास, परसेंटेज एरर आ जाएगी। जैसे इस केस में ये हो गया 10 और ये हो गया मेरे पास 20, तो 1 प्लस कितना आएगा 4। तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ गया, कितना परसेंटेज एरर है यहाँ पे, 5%। 5. क्लियर है सबको कि 5 कैसे है यहाँ पे? Yes, ma'am. तो वो Yes, क्वेश्चन ma'am. पे डिपेंड करेगा कि भाई वो परसेंटेज बोल रहा है या क्या बोल रहा है, ठीक है? और अगर वो दोनों चीजें बोल रहा है तो पहले डेल्टा ए भी निकाल लो, फिर डेल्टा ए जो भी आएगा, जैसे 2 आ रहा है तो 2 अपॉन 50 उसको 100 से कर दो। वो आपकी मर्जी, आप कौन से वाले तरीके से करते हो, ठीक है? अब अगर मैं इस अब क्या कर दूं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन था। अब मेरे पास कोई फंक्शन है x, वो बना हुआ है ए बी सी से, और a की पावर p है, b की पावर q है और c की पावर r। जैसे अगर मैं उसके बाद पावर का फॉर्मूला लिखूं तो v स्क्वायर अपॉन r होता है ना? तो जो ऊपर यहाँ पे नंबर है v है, उसकी पावर क्या लगी हुई है, 2 लगी हुई है। ऐसे ही मान लेते बहुत सारी यूनिट्स हमने लगा रखी है और उनके अलग अलग पावर है, तो किसी की p है, q है, r है, p q r नंबर्स। तो इस केस में क्या करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू तो आप निकाल लोगे, पर फिर से एरर कैसे निकालोगे? तो एरर निकालने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, और जो भी टर्म्स है उनका फ्रैक्शनल एरर लिख दो, डेल्टा ए अपॉन बी ए, डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा सी अपॉन सी, जैसे पहले लिखा था। भाई तो अब इन पावर्स का क्या काम है, ये जो पावर्स है इन सबको मल्टीप्लाई करना है। ए के साथ ए की पावर, बी के साथ बी की पावर, सी के साथ सी की पावर, और फिर इन तीनों को फिर से ऐड कर दो। समझ आए ये फॉर्मूला कैसे बनाए? yes मैम और अगर अब मेरे को परसेंटेज एरर निकालना है तो दोनों साइड 100 कर दो, 100. इधर तो आ जाएगा डेल्टा एक्स का परसेंटेज, इधर डेल्टा ए का परसेंटेज प्लस डेल्टा बी का परसेंटेज प्लस डेल्टा सी का परसेंटेज। अब ध्यान रखना परसेंटेज में भी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे p से मल्टीप्लाई, यहाँ पे q से मल्टीप्लाई, और इस वाले में r से मल्टीप्लाई, तो ही आंसर आ सकता है। फॉर्मूला क्लियर है? एग्जांपल लूं मैं कोई? Yes. एग्जाम्पल ले लो. ठीक yes, है, ma'am. एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं x फिर से डिपेंड कर रहा है a की पावर 2, b की पावर 4 और c की पावर 3, ठीक है? तो फॉर्म, और मेरे को उसने बोला है कि डेल्टा ए का परसेंटेज उसने दे रखा है 2%, बी का उसने दे रखा है 7 और सी का उसने दे रखा है 3। अब मेरे को बताना है कि x में कितना परसेंटेज, ये मेरे को बताना है। तो मैं क्या करूंगी, फॉर्मूला लिख देती हूँ डायरेक्ट ऐसे, यहाँ पे x का परसेंटेज और राइट साइड में फिर प्लस माइनस, a की पावर क्या है यहाँ पे 2, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे a के परसेंटेज से, फिर b की पावर 4 है तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे b के परसेंटेज से, 3 मल्टीप्लाई करेंगे c के परसेंटेज से,
ठीक है, तो डेल्टा ए की वैल्यू तो उसने दे रखी है 2, बस वो पुट कर देते हैं। ऐसे बी की भी दे रखी है 7 और 3 की दे रखी है उसमें 3। तो क्या आंसर आया फटाफट बताओ। आंसर क्या आया? 34. 34। 41। 41 आएगा, 34 नहीं आएगा। Yes, ma'am. 4. ये है 4 प्लस 28 प्लस 9, तो आंसर हो गया 41। ठीक है, तो कितना परसेंटेज एरर आया पूरे क्वेश्चन में? 41%। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. अब मैं क्या करती हूँ, थोड़ा साइंस का ही फॉर्मूला लेते हैं, फिजिक्स का। E इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। किसका फॉर्मूला है ये बताओ पहले तो। काइनेटिक एनर्जी का। Kinetic energy. एनर्जी का फॉर्मूला है। अब मेरे को ये बताओ कि क्या हाफ में कभी एरर हो सकता है? ये जो नंबर हाफ लिखा है, No. तो जब भी आप परसेंटेज एरर या कोई भी एरर निकालोगे और ऐसा कोई कांस्टेंट है उसको इग्नोर कर देना, हाफ वगैरह को, ठीक है, उसमें एरर कभी भी नहीं निकालना है। तो अब मेरे को निकालना है एरर, डेल्टा ई का परसेंटेज बताना है। जब मेरे को बता रखा है कि मास में परसेंटेज एरर है 1 और वेलोसिटी में परसेंटेज एरर दे रखा है उन्होंने 4, और एनर्जी में परसेंटेज एरर बताना है। 1 मिनट का टाइम देती हूँ, आप लोग ट्राई करो, फिर मैं बताती हूँ। जिसका आंसर आ जाए वो चैट बॉक्स में लिखते जाना कि कितना परसेंटेज एरर आएगा ई में। करेक्ट। ट्राई कर लिया सबने? वेरी गुड, सबका सही है। 90% आएगा। जिनको नहीं समझ आया उनके लिए लिख देते हैं कि डेल्टा ई का परसेंटेज किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस, क्योंकि मास की पावर तो 1 है, तो मास का परसेंटेज 1 से मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है। 2 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी का परसेंटेज। अब मास का तो दे रखा है 1 और वेलोसिटी का क्या दे रखा है 4, तो 8 प्लस 1 9% आ गया। क्लियर है सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. है ना? अच्छा, अब मैं थोड़ा मुश्किल बना देती हूँ, ये तो इजी क्वेश्चन था। ये मेरे पास कोई क्वांटिटी है x और परसेंटेज एरर दे रखा है a का है 1, b में है 6, c में है आपका 5 और d में है आपका 14। ये परसेंटेज एरर है। अब मेरे को बताओ x में कितना परसेंटेज होगा। ट्वेंटी नाइन नहीं, गलत है ये। ओके, टेन आ रहा है सबका। Yes, ma'am. करेक्ट, जिनका 10 आया उनका सही है। 29 हिमराज आप चेक कर लो, देखो कैसे करना है। अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डेल्टा एक्स परसेंटेज, तो ए वाले में 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर बी वाले में 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6। फिर उससे अगले वाले में 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5। उससे अगले वाले में 1/7 मल्टीप्लाई बाय 14। तो लिखते जाओ 4 + 2 + 2 + 2, कितना हो गया 10%। अब क्लियर है सबको ये? हेमराज आपको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ठीक है,
तो आगे बढ़ूं, किसी कोई डाउट नहीं है इसमें? नो मैम। No, ma'am. तो एरर में ज्यादा नहीं है, यही था मोस्टली। अगर, हाँ चलो ठीक है, अगर जैसे अगर मेरे को रेजिस्टेंस निकालना है तो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो R1 + R2 कर देते हैं ना, तो उसके लिए हम डायरेक्ट निकाल लेंगे एडिशन वाला। ऐसे ही तो अगर आपको इस चैप्टर में एरर निकालना है तो आपको फॉर्मूलेस भी पता होने चाहिए। वो जैसे मैंने करंट दे दिया था, वोल्टेज दे दिया था, पर अगर आपको ये नहीं पता होगा रेजिस्टेंस डिवाइड करके बनेगा, आप नहीं कर सकते। तो फॉर्मूलेस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. अब क्या करते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले, उससे पहले साइंटिफिक नोटेशन का। साइंटिफिक नोटेशन सुना है सबने? और किसी ने सुना है साइंटिफिक नोटेशन? अगर कोई भी नंबर होता है हमारे पास, उसको लिखने का एक तरीका होता है, उसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। वो तरीका क्या होता है कि अगर जैसे मान लो मेरे पास नंबर है 5, 3, मेरे को बताओ फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है या सेकंड वाला? गुड नाइट स्पर्श। मेरे को ये बताओ कि फर्स्ट वाला लिखने का तरीका सही है या सेकंड वाला? सेकंड। हेमराज ने कहा सेकंड। अब बाकी लोग बताओ, कोई एक और वोट बताओ, क्या लग रहा है आपको, फर्स्ट वाला सही है या सेकंड वाला? आंसर दोनों से सेम ही आता है, पर लिखने का तरीका अलग होगा। देखो, Ma'am, first. अच्छा, अब हमारे पास एक वोट आ गया फर्स्ट का, एक वोट आ गया सेकंड का। अब दोनों में फर्क क्या है? एक डेसिमल की जगह का फर्क है। एक में सिर्फ पहले नंबर के बाद डेसिमल है और एक में 3 नंबर के बाद डेसिमल है। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या कहता है कि जो कोई भी नंबर है अगर हमें लिखना है तो एक नंबर के बाद डेसिमल लगना चाहिए, कभी भी उससे ज्यादा नंबर के बाद नहीं लगना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 3 नंबर के बाद था तो हम चाह रहे हैं कि वो डेसिमल यहाँ पे आ जाए। बात समझ आ गई क्या कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन? यस। Yes, ma'am. ठीक है। तो अगर जैसे मेरे पास यहाँ पे ऊपर वाला नंबर था 532.68 इंटू 10⁻3। अब मेरे को इस डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करना है? लेफ्ट साइड, इधर से इधर लाना है। और कितने प्लेसेस शिफ्ट करना है? 2। 2 प्लेसेस शिफ्ट करना है। तो जब भी लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे उतना ही नंबर ऐड होता जाता है पावर में। जैसे यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर देती हूँ, और कितना प्लेस शिफ्ट किया? 2, तो इस 3 में 2 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं डेसिमल शिफ्ट टू लेफ्ट। तो क्या हो रहा है, 10 की पावर जो हो रही है वो इंक्रीज होती है। कितनी इंक्रीज होती है? जैसे यहाँ पे कितनी हो गई, +2 हो गई यहाँ पे इस केस में। समझ आ गया ये पॉइंट कि अगर लेफ्ट में डेसिमल जा रहा है तो उतनी पावर इंक्रीज हो जाएगी 10 की। वहीं अगर मैं क्या करूं, क्वेश्चन को ऐसे लिख दूं 0.00563 इंटू 10⁻²। अब क्या करना है, अभी भी है तो एक नंबर के बाद, पर जीरो की कोई वैल्यू नहीं है ना। तो इस जीरो को क्या करूंगी, इस पॉइंट को क्या करूंगी, मैं वापस इधर लेके जाऊंगी। अब कितनी प्लेसेस शिफ्ट करना है? 3। अब 3 प्लेसेस शिफ्ट करना है, पर इस बार ये 3 राइट साइड शिफ्ट हो रहा है। तो जब राइट साइड शिफ्ट होता है तो जितनी बार शिफ्ट कर रहे हैं उतना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर हो गया 5.63 इंटू 10⁻⁻1। यहाँ पे लिख दो कि अगर डेसिमल राइट साइड जा रहा है तो क्या होगा, पावर डिक्रीज करती है। जैसे इस केस में कितनी डिक्रीज करी है, 2 में से हमने क्या करा, 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, समझ आ गया पॉइंट क्या बोला है मैंने? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. अब मैं क्वेश्चन देखती हूँ यहाँ पे। हाँ, इसमें बताओ क्या होगा वैल्यू।
साइंटिफिक नोटेशन में करने के बाद। टू पॉइंट सिक्स 8710 into 10 is to power positive 1. करेक्ट, इसमें हमें लेफ्ट साइड जाना है और 3 प्लेस जाना है, तो मैं 3 को प्लस कर दूंगी पावर में और बाकी नंबर एज इट इज लिख देती हूँ। 2 into 10 की पावर -2 प्लस 3, तो क्या बच गया 10 की पावर +1 बच गया। क्या किसी को कोई डाउट है इस वाले में? No, ma'am. No, ma'am. अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब बताओ, अब क्या हो जाएगा? 1.6038 into 10 is to power -1. क्या सबका सही आ रहा है कि 1.6038 into 10 की पावर -1? Yes, ma'am. Yes, ma'am. करेक्ट, सबका सही आ रहा है। अब इसमें क्या करना है, डेसिमल को 1 2 3 प्लेस शिफ्ट करना है हमें, ठीक है। और वो कौन सी साइड हमें शिफ्ट करना है? राइट साइड शिफ्ट करना है। तो उतने ही पावर क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे? सब्ट्रैक्ट। तो मेरे पास आ गया यहाँ पे, यहाँ से गया यहाँ पे 2 3 3 प्लेसेस आ गए, तो 1.6038 into 10 की पावर 2 - 3, 10 की पावर -1 आ गया। क्लियर है सबको ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे से अगर जब भी आप आंसर दे रहे हो, स्कूल में दे रहे हो, कभी कॉलेज में प्रैक्टिकल करोगे, तो कोशिश यही रखना कि साइंटिफिक नोटेशन में ही आंसर देते हैं, 1 नंबर के बाद डेसिमल और बाकी सब 10 की पावर में, ठीक है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, अब क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स पे चलते हैं। आपके टेस्ट में वैसे यूनिट्स, डायमेंशन और एरर आएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये पता है किसी को कि क्या होती है? Yes. हाँ, क्या होता है बताओ, जिसको भी पता है वो बताओ। मैम डेसिमल के आगे 2 प्लेसेस तक रखना हो। नहीं, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? कोई चीज इंपॉर्टेंट है ना, और फिगर्स हम नंबर्स को भी बोलते हैं। तो फिजिक्स में जैसे आपने कोई प्रैक्टिकल किया और आपको आंसर देना है, तो वो आंसर में कुछ नंबर जरूरी होते हैं, कुछ चीजें फालतू के होती हैं। तो जो फालतू के नंबर होते हैं वो इनसिग्निफिकेंट, जो काम के नंबर है वो सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं। बात समझ आइए क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स? Yes, ma'am. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसके अलग अलग रूल है। अगर मेरे पास है जैसे ये नंबर 456, तो इस पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3. 3 है। तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, है ना। तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसका मतलब जो नॉन जीरो नंबर होते हैं, ये तीनों के तीनों नॉन जीरो नंबर है, वो क्या होते हैं? सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर अब मैं क्या करती हूँ, 4560, इसके पीछे एक 0 लगा दिया। अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3. अभी भी 3 ही है। ये जो 3 है ये इंपॉर्टेंट है, ये 0 अभी भी अनइम्पॉर्टेंट है। तो अगर मेरे पास 0 आ रहा है और कोई डेसिमल नहीं लगा हुआ है, विदाउट डेसिमल, तो वो क्या है? नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। पर जो नंबर है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब मैं इसमें डेसिमल लगा देती हूँ। अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 4. अब 4 होंगे। तो अगर 0 के बाद डेसिमल लग रहा है, तो हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, और फिर वो 0 क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये चारों के चारों पे। अब ये जो सेकंड वाला ऑप्शन था, उसी में अगर मैं यूनिट लगा देती हूँ, ठीक है, कि डेसिमल तो नहीं है पर यूनिट है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे
डेसिमल नहीं है पर यूनिट है। इस केस में 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो इस केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ठीक है, बात समझ आ गई कि डेसिमल नहीं है पर यूनिट लगेगी, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी, इसलिए वो इम्पोर्टेंट हो गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। करेक्शन वो क्या है? 405। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अगर दो नंबर्स के बीच में 0 आ रहा है तो वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ लिख देती हूँ 0 बिटवीन नंबर, इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, ऐसे लिख देती हूँ 16.0। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3 मैम। इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अगर डेसिमल के राइट में कोई भी 0 आता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, मतलब डेसिमल के राइट साइड में 0 क्या है? इम्पोर्टेंट है। पर अगर मैं ऐसे लिखूं 0.016, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 2 2 है। 2 क्यों है? क्योंकि इन दोनों 0 से पहले कुछ भी नहीं आ रहा है। कोई नंबर जब तक नहीं आएगा तब तक वो 0 इम्पोर्टेंट नहीं बनता है। इस केस में क्या है, ये 16 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, बात समझ आ गई ये वाले पॉइंट की? यस मैम। अब अगर मैं कह रही हूँ 0.0160, अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3 इसमें 3 हो जाएंगे, क्योंकि पहले के 0 तो अभी भी काउंट नहीं हो रहे, पर एक तो 2 ये हो गए और इनके बाद वाला 0, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। ठीक है, अब जो मैंने पहले रूल बताया था कि यूनिट लग जाती है, वही लगाते हैं। मान लेते हैं 0.1 मीटर है, 0.01 सेंटीमीटर है, ऐसे है मेरे पास। तो जब डेसिमल के बाद वाले 0 की बात कर रहे हैं उसमें ये यूनिट मैटर नहीं करती है। डेसिमल के बाद ही लिख देती हूँ मैं, के बाद यूनिट मैटर नहीं करती है। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों ही केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे? 1 और 1। ये 0 इंपॉर्टेंट नहीं है। बात समझ आ गई सारे केसेस की? यस यस मैम। मैम अब मैं आपसे पूछती हूँ, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 6 6 6, करेक्ट। अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? हैंड रेज करो, सबको चांस मिलेगा। ताकि आप दोनों के अलावा कोई और? ओके, गीतांश शर्मा 1 1। अच्छा, केशव अंकिता चौधरी ठीक है, तनीषा चौधरी मैम 1 ओके, समृति शर्मा क्या बोला आपने? मैम 3 हाँ 3 होगी। देखो यहाँ पे केजी लग गया है तो 1 नहीं आएगा, इस केस में भी 3 हो जाएंगे क्योंकि यूनिट लग गई है। ठीक है, आप कौन बताएगा? मैम ये 5 के आगे क्या है? स्क्रीन स्टक हो गई है, वो आ जाएगा, 0 है वो, 0.050। सुजल शर्मा मैम 2 इसमें 2 है, ठीक है, करेक्ट। ईशान चौधरी मैम 3 इसमें 3 ही होगा, करेक्ट। इसमें गीतांश शर्मा मैम 4
4 करेक्ट। ठीक है, तो अब सबको समझ आ गया सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकालते हैं। Yes, ma'am. ठीक है, इसके ना 2 रूल होते हैं कि अगर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रूल होती है। अगर मैं मान लो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, ठीक है, तो भाई जैसे मैंने किया 4.26 प्लस 1.3, इनको ऐड करा, आंसर आया 655.56, है ना। जब भी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं हम डेसिमल नंबर देखते हैं। इसमें कितने डेसिमल नंबर है 4.26 में? 2 डेसिमल है, और 1.3 में सिर्फ 1 डेसिमल है। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट में डेसिमल इंपॉर्टेंट होता है। और कितना इंपॉर्टेंट है? जो छोटे वाला डेसिमल है वो इंपॉर्टेंट है, तो स्मॉल डेसिमल इंपॉर्टेंट। छोटे वाले, सबसे छोटा कितने नंबर ऑफ डेसिमल्स है यहाँ पे? 1. 1। तो मतलब फाइनल आंसर हमारा गलत है, उसमें भी एक ही डेसिमल आना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 6 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा अगर मैं 6 को राउंड ऑफ करूंगी तो? 5.6. 5.6 हो जाएगा। क्यों 6 हो जाएगा? क्योंकि ये 5 से बड़ा है 6, तो पीछे वाले नंबर में +1 हो गया, 5.6 हो गया। तो जब मैं आंसर लिखूंगी तो ऐसे लिखूंगी, चाहे वो प्लस है या माइनस है, दोनों में डेसिमल्स देखने पड़ेंगे कितने हैं मिनिमम। अगर इसमें डेसिमल होता ही नहीं तो आंसर में डेसिमल नहीं लिखते हम लोग। बात समझ आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, बहुत बड़ा हो गया ना मल्टीप्लीकेशन। अब जैसे मैं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, अब मेरे को बताना है फाइनल आंसर में क्या कितने डेसिमल्स आएंगे। इसमें से भी मैं 8 हटा देती हूँ, पहले मल्टीप्लाई करके बताओ आंसर क्या आएगा। टू 2.952, ठीक है, आपका आंसर आया ये। अब क्या करेंगे हम लोग? अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो हमने क्या देखा था? नंबर ऑफ डेसिमल। अब इसमें हमें देखना है सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है 2.4 में? 2. 2.4 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 2. 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। और नीचे वाले में कितने हैं? 3. 3। तो अब मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स इंपॉर्टेंट है, जो स्मॉल वाला है वो। अब छोटे वाले सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2 है। तो मतलब फाइनल आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो 2 होने चाहिए, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबर, क्योंकि हम 2 को तो हटा नहीं सकते, वो तो इम्पोर्टेंट है। मतलब एक तो 2 होगा और ये वाला नंबर होगा। मतलब इस बार 52 को क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? बोलो बोलो गीतांश। 3. हाँ करेक्ट, 3 आएगा। 3 कैसे आएगा? सब देखो, ये 52 5 से बड़ा है तो +1 करते हैं। अब 2.9 में +1 करूंगी तो यहाँ पे 2.10 मत बोलना, वो गलत हो जाएगा। यहाँ 0 और 1 कैरी ओवर चला गया, तो आंसर आ जाएगा 3। पर आंसर में क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 होने चाहिए तो खाली 3 मत लिखना, उसे लिखना 3.0, ताकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर में बचे। ठीक है, ना कम होने चाहिए ना ज्यादा। Yes, ma'am. ओके, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? समझ आ रहा है ना? Yes, ma'am. ओके।
अब करते हैं। ये मेरे को दो नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं और आंसर जो है प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है। पहले तो मेरे को बताओ सब्ट्रैक्ट करके आंसर क्या आता, पहले तो वही सुनना है। जो जो आंसर निकालता जाए चैट बॉक्स में लिख दो, मैं चेक कर लूंगी। आप बोल सकते हो, कोई डांट नहीं पड़ेगी किसी को, सिर्फ 2 ही बच्चे बोल रहे हैं। 1.5 इंटू 10 की पावर 2। अच्छा हेमराज, और आप लोग ट्राई करो बाकी सब। क्या सबका यही आ रहा है? 10 की पावर -2। ठीक है, सबका यही आ रहा है। यस मैम। ओके, सबका गलत है। किसी को माइनस मैं -10 होगा। -10 भी नहीं होगा। किसी को मैथ्स नहीं आता, सब गलत है। देखो, ये मेरे को पता था आपको नहीं आएगा भी। तो देखो, जब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 10 की पावर, मैंने यहाँ पे लिखा 10 की पावर -1 और ये है 10 की पावर -2। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये है 0.1, इसके 10 की पावर -1 क्या होता है? 0.1, और 10 की पावर -2 0.01। डेसिमल बदल गए। यस मैम। क्यों बदले? क्योंकि पावर अलग अलग थी। तो कभी भी हम सेम पावर डिफरेंट पावर्स को सब्ट्रैक्ट ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि उससे जो है सारे नंबर्स की पोजीशन ही बदलती जाएगी। तो पहले पावर सेम करनी पड़ेगी। पावर सेम कैसे करेंगे हम लोग? जैसे ऊपर मेरे पास है 10 की पावर -6 और 10 की पावर -4, तो या तो मैं उन दोनों को -4 में कर दूंगी या मैं -6 में। क्यों करूंगी समझ आ गया ना? क्योंकि डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा तो वो 4 और 2.5 नहीं रहेगा, वो कुछ और ही बन जाएंगे नंबर्स। तो जैसे मेरे पास है यहाँ पे 4.0 इंटू 10 की पावर -4 माइनस, आपको भी नंबर डांस करते हुए दिख रहे हैं? मेरे को ही दिख रहा है। यस मैम। हाँ, तो 10 की पावर -6 है यहाँ पे 2.5 के साथ, और वहां पे क्या है -4। अब मैं क्या करती हूँ, -6 को -4 में बना देती हूँ। कैसे बनाऊंगी? यहाँ पे ये एज इट इज रहने देती हूँ, और राइट साइड में इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। यहाँ तक डाउट है किसी को कि मैंने यहाँ पे लिखा -4 और -2? किसी नो को मैम। डाउट है? नहीं है ना? अब इसको तो मैं इससे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, तो कर देते हैं। 4.0 इंटू 10 की पावर -4, और मल्टीप्लाई करते ही हो जाएगा 0.025 इंटू 10 की पावर -4। आ गया सबको यहाँ तक समझ? यस मैम। अब क्या करेंगे, अब दोनों में 10 की पावर -4 हो गई, सेम हो गई। अब मैं ये कॉमन भी ले सकती हूँ, 10 की पावर -4 कॉमन ले लिया और अंदर वाला सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो ये प्लीज फ्यूचर के लिए भी याद रखना कि जब भी 10 की पावर अलग है आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो केमिस्ट्री में तो बहुत बड़ी बड़ी पावर होती है, उसमें अगर आप ऐसे ऐड करोगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो पावर हमेशा सेम होनी चाहिए। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 की पावर -4 इंटू 3.975, ये आएगा मेरे पास। अब मेरे को क्या करना है, स्टार्ट किससे किया था मैंने? यहाँ से। कितने मिनिमम डेसिमल नंबर है? 1 है, तो फाइनल आंसर में भी
एक डेसिमल होना चाहिए, इतने सारे नहीं होने चाहिए। तो राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4.0. 4. क्यों? क्योंकि ये 75 को राउंड ऑफ करेंगे और ये क्या कर देगा, इसमें +1 करा, और 10 की पावर -4 एज इट इज। ठीक है, सबको समझ आ गया ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब क्या करते हैं, एक अलग एग्जांपल लेते हैं। अब क्या करती हूँ, मैं आपको बोलती हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता है सबको? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है? Pi r square h. पाई आर स्क्वायर एच। मान लेते हैं कि मेरे पास एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ है 7.7 सेंटीमीटर, ठीक है, और लेंथ मतलब यहाँ पे हाइट ही है, और मेरे पास रेडियस है सिलेंडर का 1.20 सेंटीमीटर, ये मेरे पास। अब मेरे को क्या फाइंड करना है, मेरे को वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करनी है। तो हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई को आप यहाँ पे 22/7 यूज करना, क्योंकि हाइट 7.7 है तो वो कैंसिल हो जाएगा। अब रेडियस का स्क्वायर मतलब 1.20 इंटू 1.20, और हाइट क्या है यहाँ पे 7.7। अब मेरे को पहले बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। इतना ध्यान रखना, ये 7 से 7.7 कैंसिल होके 1.1 हो गया। तो ये कैलकुलेट करके बताओ क्या आंसर आएगा। Uh, 38.48. क्या बोला आपने? 34.848. 34.848. करेक्ट, 34.848 जिसका ये आया उसका करेक्ट है। तो आंसर आ गया 34.848, ठीक है, और सेंटीमीटर क्यूब। पर ये आंसर लिखने का तरीका गलत है, क्यों? क्योंकि फिर से ये मल्टीप्लाई करके बनाया आंसर, तो हमें क्या देखना पड़ेगा यहाँ पे, Significant figure. सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 1. 1। 1 कौन से 2. केस में है? And 2. 2 mm 7.7. दो है सिग्निफिकेंट फिगर्स कम से कम। तो हमें क्या करना है, आंसर में 2 ही रहने चाहिए, उसके बाद वाले क्या करने हैं, हटाने। तो क्या हो जाएगा फाइनल आंसर? 34.8. नहीं, 34. 34. 34, और ये 8 से +1 नहीं होना चाहिए। Yes, ma'am. 35. 35 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये देखो, आप ध्यान रखो, अगर आप 35.0 लिख रहे हो तो मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए हैं। हमें कितने चाहिए थे, 2, इसीलिए मैंने डेसिमल नहीं लगाया, ठीक है, ताकि वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट ना हो। तो ये ध्यान रखना, जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं, तो उससे पहले वाले जो भी है उनको राउंड ऑफ ढंग से करो, वरना आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ पहले, अभी तक यहाँ तक किसी को कोई डाउट है एरर्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स में? No, ma'am. No. No, ma'am. नहीं है डाउट? तो इस चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक बच गया है बस, और जिसमें हम लोग वर्नियर कैलिपर वगैरह अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा ऑलमोस्ट सारा हो गया कंप्लीट। तो पहले आज जो हो गया उसे रिवाइज करते हैं, क्योंकि आपके टेस्ट में यही सब आएगा, वो अभी आएगा नहीं, तो मैं वो नेक्स्ट क्लास में करवा सकती हूँ, है ना, आपको ज्यादा टाइम Yes, ma'am. प्रिपेयर करने के लिए। तो आज की स्टार्टिंग में चलते हैं, वहां से रिवाइज करते हैं। जिसको भी डाउट है कहीं पर भी वो पूछ लेना अभी, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो।
तो मैंने स्टार्ट किया था यहाँ से कि अगर दो नंबर्स हैं या कोई भी टर्म है वो मल्टीप्लाई हो रही है तो एरर कैसे निकालेंगे। उनकी जो एक्चुअल नंबर है वो तो वही करेंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम फ्रैक्शनल एरर लेते हैं, उसका फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है। और अगर मेरे को परसेंटेज एरर निकालना है तो बस दोनों साइड, लेफ्ट और राइट साइड, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। फिर मैंने एग्जांपल लिया था वोल्टेज और करंट का, और रेजिस्टेंस बनता है V अपॉन I से। तो एक्चुअल के लिए तो 100 अपॉन 10 कर दिया, और फ्रैक्शनल के लिए या एरर के लिए मैंने क्या किया, फॉर्मूला यूज किया। फिर मेरे पास यहाँ पे मेरे को एरिया निकालना था, तो उसमें मैंने लेंथ और ब्रेड्थ मल्टीप्लाई कर दी। अब अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लिकेटेड है चीज x, जिसमें अलग अलग पावर आ रही है, p आ रही है, q आ रही है, r आ रही है, तो उसमें क्या करेंगे, जो जो पावर आ रही है p q r, उनको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। a को a वाली पावर से, b को b वाली पावर से, c को c वाली पावर से। और ऐसे ही परसेंटेज एरर के लिए करना है। जैसे हमने यहाँ पे किया था कि a का परसेंटेज एरर है 2, तो 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। b का 7 था तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। फिर हमने क्या किया, एनर्जी वाला एग्जांपल था, ये तो इजी था। फिर हमारे साइंटिफिक नोटेशन में इंपॉर्टेंट होता है कि हम कोई भी आंसर है वो सही तरीके से लिखें। और सही तरीका क्या होता है कि सिर्फ एक नंबर के बाद डेसिमल आना चाहिए। अगर उससे ज्यादा या कम है तो मतलब आंसर गलत है। जो फाइनल वैल्यू है वो सही आएगी पर लिखने का तरीका गलत है। तो अगर डेसिमल में को लेफ्ट साइड लेके जाना है तो उतना पावर आप प्लस करते जाओ, कि ठीक है 2 बार गई तो मैंने यहाँ पे +2 कर दिया। वही अगर मेरे को डेसिमल राइट साइड लेके जाना है तो मैं उतनी पावर सब्ट्रैक्ट करती जाऊंगी। जैसे यहाँ पे मैं 3 बार राइट साइड ले गई तो मैंने -3 कर दिया। फिर हमने बात करी थी सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो सबसे पहला रूल था कि जो भी नंबर्स होते हैं 4, 5, 6 या कोई भी नॉन जीरो नंबर्स, वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा रूल था कि अगर मेरे पास नंबर है और उनके बाद 0 लगा हुआ है पर डेसिमल नहीं है तो 0 अनइम्पॉर्टेंट है। पर अगर 0 लगा हुआ है और डेसिमल भी लग जाए तो वो इम्पोर्टेंट है। फिर अगर 0 लगा हुआ है, डेसिमल नहीं लगा हुआ, पर यूनिट लगी है, सेंटीमीटर, केजी, कुछ भी यूनिट, तो उस केस में भी 0 इम्पोर्टेंट होता है। फिर मैंने अगर दो नंबर्स के बीच में 0 आ रहा है तो वो भी इम्पोर्टेंट होगा। अगर नंबर के बाद डेसिमल है और उसके बाद जब कोई भी 0 हो तो वो भी क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। फिर नीचे वाले एग्जाम्पल में अगर नंबर से पहले लेफ्ट साइड सिर्फ 0 आ रहे हैं तो वो सारे 0 वेस्ट होते हैं, उसके बाद वाले इंपॉर्टेंट होंगे। और अगर डेसिमल वाले केस में यूनिट लग जाए तो वो मैटर नहीं करती है, जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उतने ही रहेंगे। फिर यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे। फिर मैंने रूल बताया था कि अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या करते हैं। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो हम ये देखते हैं कि भाई दोनों में से कम कितने डेसिमल है। फिर जितने मिनिमम डेसिमल है आंसर में बस उतने ही होने चाहिए, बाकी सबको राउंड ऑफ कर देंगे। फिर मल्टीप्लाई वाले में क्या किया था हमने कि मल्टीप्लाई वाले में डेसिमल नंबर नहीं देखना है, हमें ये देखना है सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें कितने हैं। तो जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स कम से कम है उतने ही रखने आंसर में। आप मैक्सिमम नहीं देखोगे, दोनों केसेस में मिनिमम ही देखोगे, ठीक है, बाकी को राउंड ऑफ कर देना। फिर मैंने आपको बताया था जब तक 10 की पावर सेम नहीं है आप दो नंबर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मतलब सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते या ऐड भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, यहाँ पे पावर सेम करी, उसके बाद आप कॉमन लेके इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आंसर बहुत ही अलग आ रहा है आपका। जैसे 10 की पावर -2 बोल रहे थे, कभी 10 की पावर -10 बोल रहे थे। तो इसको अपने दिमाग में फ्यूचर के लिए हमेशा के लिए रखो। फिर अगर मैंने वॉल्यूम निकाला तो मल्टीप्लाई करके बनाइए सब। तो इसमें मैंने पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो फाइनल आंसर है उसमें क्या किया, सिग्निफिकेंट फिगर्स देखी कि भाई सबसे कम क्या थी, 2 थी, तो मैंने आंसर में क्या कर दिया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स कर दिए। अब बताओ किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? नो मैम। किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, नो मैम। नो मैम। ठीक है। तो फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो छोटा सा है, वो नेक्स्ट क्लास में करके फिर वेक्टर स्टार्ट करूंगी मैं। यस मैम। ओके।
और ये वाले notes मैं आपको सेंड कर दूंगी, क्योंकि आपका टेस्ट संडे को है, तो अगर कोई डाउट है तो आप नेक्स्ट क्लास में वो भी ले आना। यस मैम। ओके, Yes, ma'am. समझ आ गया ना सबको एरर्स ढंग से? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, चलो अब क्योंकि टाइम है अभी मेरे पास, एक क्वेश्चन देखते हैं। एरर में से ही दो क्वेश्चन हम मान लेते हैं मेरे पास है। मेरे को बताओ, फाइंड द परसेंटेज एरर इन B1 मल्टीप्लाई बाय B2। कि B1 मल्टीप्लाई बाय B2 में परसेंटेज एरर बताना है। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये 20 कर देते हैं और ये भी 10 है, ताकि इजी हो जाए। 10 और 20 है। अब बताओ परसेंटेज एरर। जब तक जिन लोग को नहीं आ रहा है समझ, उनके लिए फॉर्मूला लिख देते हैं। डेल्टा B1 अपॉन B1 इंटू 100 प्लस डेल्टा B2 अपॉन B2 इंटू 100। बस यही वैल्यू बतानी है। थर्टी 33.4 आया हेमराज का। बाकी सब भी चेक करो, क्या सबका वही आ रहा है? वैल्यूज पुट करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 0.1 अपॉन 10 इंटू 100 प्लस डेल्टा B2 के लिए 0.3 अपॉन 20 इंटू 100। यहाँ से 10 आ गया और यहाँ से क्या आ गया 25 सा, यहाँ से आ गया 1 प्लस 1.5। आंसर क्या आया 2.5%। हेमराज 33.4 कैसे आया? मैम मैंने इनको डिवाइड नहीं किया था और तो सब किया। मिल गई गलती? यस मैम। अच्छा, आपने 33 प्लस 1 कर दिया बस, ऊपर जो हुई। यस मैम। ठीक है, बाकियों को भी समझ आ गया नहीं कैसे आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना घर पे। ठीक है, आज की क्लास पर एंड करती हूँ मैं, और किसी को डाउट नहीं है तो।